हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज लाइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साइंस के अंदर ये फिजिक्स का सेक्शन है। लाइट चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लाइट चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाने का सोचा और काफ़ी बच्चे लोगों का डिमांड भी था। तो चलिए लाइट के ऊपर हम लोग देखते हैं। बेसिकली सबसे देखिए, लाइट के बारे में तो आप लोग जानते हो कि लाइट कितना इम्पोर्टेंट है। लाइट के बिना तो कुछ भी चीज़ मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखते हैं, डेट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। जैसे देखिए, अगर कहीं पे आप खास करके शादी पार्टी के में अगर आप किसी वाटिका वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लाइट का गजब का, आप देखिए दिन में आप चले जाइए तो डेकोरेशन का कोई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वही नाइट में जाइए तो डेकोरेशन दिखता है कि हाँ क्या है। तो डेकोरेशन बेसिकली लाइट के बेसिस से ही डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या क्या होता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल, लाइट ऑलवेज, जब तक उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लाइट हमेशा और हमेशा किस में ट्रेवल करता है, ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और बहुत ही सिंपल है, बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट किसके तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। अब एक नया चीज़ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सिलरेट हो जाता है ना, तो वो वेव नेचर को अडॉप्ट कर लेता है। तो उसी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो कि वेव नेचर को अडॉप्ट कर लेता है, उसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप लोग देखते हो लाइट से ही, जैसे सन के लाइट से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, सोलर प्लेट वगैरह होता है, सोलर सेल वगैरह होता है। तो कहीं ना कहीं लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। दूसरा हमारे पास वैक्यूम के अंदर देखिए, नॉर्मली तो अब हम लोग मैथमेटिकली जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एयर के अंदर भी हम लोग 3.8 इंटू 10 पे पावर 8 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं। बट एक्चुअली जो लाइट का स्पीड मेजर किया गया है वो किस मीडियम के अंदर किया गया, वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसा मीडियम होता है जो फ्री फ्रॉम एयर होता है, इवन दो वहाँ पे एयर भी नहीं होता, एयर भी वहाँ पे क्या होता है, निकाला गया रहता है, मतलब फुल्ली वैकेंट होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एयर भी नहीं होता है, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम एयर। तो वैक्यूम के अंदर जो लाइट का स्पीड मेजर किया गया वो कितना फाइंड आउट हुआ, 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट शोज ड्वेल नेचर, क्योंकि लाइट कितने नेचर को शो करता है, दो नेचर को, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और फिर वेव की तरह। तो ये जो पार्टिकल और वेव है, यहीं से दो डिफरेंट ऑप्टिक्स का पार्ट निकल के आया। एक को जब लाइट पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है तो हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स, या इसी का दूसरा नाम होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम कह सकते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरा जब लाइट वेव की तरह, दैट मीन्स कोई लाइट जब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो हम उसको कहते हैं वेव नेचर, दैट मीन्स हम लोग वेव ऑप्टिक्स। जैसे लाइट जब पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, रे ऑप्टिक्स। इसके अंदर बेसिकली आप लोग क्या स्टडी करोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इन सारे फेनोमेनन को आप स्टडी करोगे। लेकिन वहीं पे जब लाइट का वेव नेचर के बारे में स्टडी करोगे, दैट मीन्स जब आप वेव ऑप्टिक्स को स्टडी करोगे तो लाइट जब वेव नेचर को फॉलो करता है, वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, तो वहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन देखोगे, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। डायफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। हालांकि लाइट का वेव नेचर भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को शो करता है, लेकिन साथ ही साथ जो एक्चुअल वेव नेचर का प्रॉपर्टी, जो वेव नेचर का फेनोमेनन है, वो तीन फेनोमेनन है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। अब लाइट का वेव नेचर जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी शो करता है, लेकिन मेन जो फेनोमेनन है वो हमारे पास है पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। चलिए, अब लाइट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम कहते हैं कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स जो कहीं ना कहीं लाइट को क्रिएट करता है, तो वो दो तरह के हो सकते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नॉन लुमिनस। बहुत ही सिंपल, लुमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके पास खुद का लाइट है, जो अपने आप लाइट को क्या करता है, एमिट करता है। उस ऐसे सोर्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसके पास खुद का लाइट नहीं है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास सोर्सेज आता है, ये सब बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। दो तरह का सोर्सेस होता है लाइट का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसा कि आप लोग जानते हो सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है, वो हमारे पास है सन। और दूसरा एक इंसेक्ट होता है, खास करके आपको रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं जुगनू। ये बहुत ही इंसेक्ट होता है, मच्छर की तरह होता है, लेकिन आप देखोगे लाइट मतलब
भुक भुक करते रहेगा। आप खास करके आप अगर बरसात के टाइम में झाड़ी वगैरह में आप देखोगे तो एकदम आपको लाइट, मतलब डैट मीन्स बहुत सारे लाइट दिखेगा। डैट मीन्स इंसेक्ट क्या करता है, फ्लाई करता है और लाइट को क्या करता है, लाइट उससे निकलते रहता है। तो उसी को जुगनू कहते हैं। ये एक इंसेक्ट है, खास करके आपको बरसात के सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आर्टिफिशियल का तो खैर कोई बताने का मतलब ही नहीं है। आर्टिफिशियल तो आप लोग जानते ही हो, जैसे एलईडी बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सीएफएल बल्ब हो गया, हेलोजन या वेपर लाइट हो गया, ये सब जितने भी सोर्सेस है आर्टिफिशियल है। अब इसी में हम लोग और भी तरह का कह सकते हैं, जैसे मोनोक्रोमेटिक हो गया, पॉलीक्रोमेटिक हो गया। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो सिंगल कलर, एक कोई भी लाइट का सोर्स जो केवल सिंगल कलर को एमिट करेगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी के लाइट को एमिट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। और जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीक्रोमेटिक। बेसिकली क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलर। क्रोमेटिक का मतलब कलर। तो मोनो, जैसे आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ कहीं पे भी। जैसे सोर्सेस में ही मैंने देखा ना, तो मैंने दो तरह का एक्सप्लेन किया था। एक हमने कहा था मोनोक्रोमेटिक और दूसरा हमने कहा था पॉलीक्रोमेटिक। तो मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब हो गया कलर। पॉली का मतलब हो गया मल्टीपल और क्रोमेटिक का मतलब हो गया कलर। तो जो सिंगल कलर के लाइट को एमिट करेगा दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। जो मल्टीपल कलर के लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा, ऐसे सोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलीक्रोमेटिक। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। रिफ्लेक्शन का बेसिक मीनिंग होता है, अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होने के बाद वापस उसी मीडियम में रिटर्न बैक आ जाता है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन द प्रोपागेशन ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस इन द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन ए सरफेस। दैट मीन्स कोई लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करता है, उसके बाद वापस उसी मीडियम में जब रिटर्न बैक ट्रेवल करता है, दैट मीन्स सेम मीडियम में जब ट्रेवल करता है आफ्टर इंसिडेंट, तो ऐसे फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं रिबाउंसिंग ऑफ लाइट इनटू बैक मीडियम। रिबाउंसिंग का वैसे बेसिकली मीनिंग ही हो गया बैक, यानी कि रिटर्न बैक। दैट मीन्स रिबाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया कि लाइट इंसिडेंट होने के बाद भी उसी मीडियम में ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करता है तो एक्चुअली वो उस बॉडी या उस सरफेस को क्रॉस कर जाता है, पास कर जाता है। दैट मीन्स पास करने के बाद डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है। तो लाइट अगर किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करता है और उस मीडियम को क्रॉस कर जाता है, दैट मीन्स एट ए टाइम अगर वो डिफरेंट मीडियम में प्रोपागेट करता हुआ नजर आता है आफ्टर इंसिडेंट, तो ऐसे फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पे लिखा भी है, व्हेन द प्रोपागेशन ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस इनटू वेरियस मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन ए बॉडी और सरफेस। यानी कि किसी बॉडी और किसी सरफेस के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करता है, उसके बाद अगर वो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करता हुआ नजर आता है, प्रोपागेट करता हुआ नजर आता है, तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने और इसी चीज को सिंपल करके लिख दिया है, व्हेन द लाइट पासिस और क्रॉसेस द मीडियम आफ्टर इंसिडेंट। दैट मीन्स किसी भी मीडियम के अंदर जब लाइट इंसिडेंट करता है, तो लाइट जब उस मीडियम को क्रॉस कर जाता है, तो दैट फेनोमेनन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिफ्रैक्शन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, लाइट किसी भी सरफेस पे जब भी फॉल करेगा, तो अगर कोई कहेगा कि क्या 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, नहीं। क्या 100% रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं। लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर जब फॉल करेगा तो ऑलवेज तीन फिनोमेनन हमेशा एक साथ होगा। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और तीसरा एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स हमेशा याद रखिएगा, लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करेगा तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों फिनोमेनन हमेशा एक साथ होगा। कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। अगर सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए सूटेबल है तो वहाँ पे रेट ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर वो रिफ्रैक्शन के लिए सूटेबल है तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलावा एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सूट करता है तो वहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का दोनों क्या होगा, कम होगा। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों फेनोमेनन हमेशा एक साथ होता है, कोई ज़्यादा और कोई कम।
नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, जैसे हमने ये रेगुलर सरफेस लिया। आप ऑलरेडी जानते हो सरफेस भी कई नेचर के होते हैं, रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। रेगुलर का मतलब बिल्कुल स्मूथ प्लेन सरफेस, और इरेगुलर का मतलब होता है रफ सरफेस, जैसे ऊबड़ खाबड़। तो उसी तरह से आप जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो, आप देखते हो लाइट जलाते हो, अगर रोड ऊपर नीचे होता है तो लाइट भी कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर बिल्कुल प्लेन रोड है, हाईवे है, तो लाइट भी बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। तो उसी तरह से सरफेस हमारे पास कई टाइप के होते हैं, तो सिंपली हम लोग दो ही लेते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो ये हमने रेगुलर सरफेस लिया है। अब ये हमारे पास नॉर्मल है, आप देख सकते हो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है जहां से रे आया तो डेट रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल पे आया, डेट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये नॉर्मल के साथ कितना डिग्री पे ये रिटर्न रिफ्लेक्ट हुआ, डेट मीन्स आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो और कितना एंगल पे गया, आर, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो लॉज बहुत ही सिंपल है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये लॉ सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करेगा तो जितना डिग्री पे आएगा रिटर्न बैक उतना ही डिग्री पे वापस जाएगा। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही बेसिक लॉ है, बहुत ही सिंपल है, कोई आपको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या कहता है, आप देख रहे हो जैसा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई कर रहा है। तो उसी को मैंने वर्ड में लिख दिया, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और बहुत ही सिंपल, आपने देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या कहते हैं नॉर्मल, तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। और साथ ही साथ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों एक ही प्लेन में भी लाई कर रहा है। तो वही मैंने लिख दिया, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से